नमस्ते दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं दिल है हमारा कोई खिलौना नहीं पार्ट 2 कहानी का दूसरा भाग। तो जिसने कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसे जाके ज़रूर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम कहानी को अभी शुरू करते हैं। मनीष, स्वाति एक बात बोलूं डियर स्वाति। हाँ बोलो मनीष। यार मैंने एक बार ऋतिक को बहुत उदास देखा। मानता हूँ उसने शादी अपने मर्जी से की है, पर वो खुश नहीं लग रहा है। स्वाति, सच बताऊं तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। वैसे चाहे तुम रिश्ता रखो या ना रखो, पर शादी जैसे माहौल में भी हो, उसकी वाइफ का साथ ना आना, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। और रेडू को भी बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ बोली नहीं, पर मैंने देखा था उसकी आंखों में। मनीष, ताजुब तो मुझे भी हुआ। मैंने तो पूछा भी था, तब ऋतिक हर बार की तरह टाल गया। सच में यार, इंसान कब अचानक कैसे बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। एक बात बोलूं डियर, यार तुम्हें ऋतिक को बता देना चाहिए था, शायद आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। स्वाति, तुम तो सब जानते हो ना डियर, ऋतिक शुरू से ही मेरे बारे में कैसे सोच सकता रहता था। और तुम, कुदरत भी एक बार उसका साथ देती है, जिससे उसकी गलतफहमी भी जल्द बढ़ जाती है। ऐसे में हिम्मत ही नहीं कभी हुई। आखिर क्या बात है जिससे ऋतिक अनजान है? ऋतिक और शिल्पी का रिश्ता ऐसा क्यों है? रेडू की आने वाली जिंदगी कैसी होगी, चलिए जानते हैं। रेडू अपने ससुराल में फ़ोन पर, हेलो स्वाति, हाय मेरी जान, सारी सॉरी। अब तो ये जान तो तू राज को और राज तुझे बोलता होगा ना रेडू। ओहो, तो मैडम को आज हमारी याद आ ही गई, शुक्र है। स्वाति, अरे यार, तुझे कैसे भूल सकती हूँ मैं रेडू। नाराज होते हुए रहने 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 दे, ये मस का मत लगा। अपने होने वाले पति को जाके लगाना, मुझे नहीं। स्वाति, अरे यार, नाराज क्यों हो रही है रेणु? अच्छा जी, तुम गलती करो और मैं नाराज भी ना हूँ, ये सही है। स्वाति, ऐसा भी क्या कह दिया मेरी माँ? रेणु, कहाँ पर है तू अभी? स्वाति, मैं तो चाची के यहाँ रेणु, मुझे बताकर आई, मुझसे मिलकर गई। बोल, अब चुप क्यों हो गई? बोल, शादी क्यों हुई? तूने तो पराया ही कर दिया। स्वाति, अरे यार, तू ससुराल में नई नई बहू बनी है, वहाँ का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं? अब ऐसे में मैं आऊँ अच्छा नहीं लगता। और भी तू भी तो अमेरिका जाने की तैयारियां में लगी होगी। बस ये सब सोचकर ही रेणु, तुझसे किसने कहा कि मैं जा रही हूँ? स्वाति, क्या मतलब रेणु? मैं नहीं जा रही हूँ डियर, अभी सिर्फ राज जा रहा है। अभी कुछ कुछ प्रोसेस बाकी हैं, मुझे कुछ महीने बाद ले जाएंगे। स्वाति, लेकिन तूने तो बताया था कि रेणु बोली। हाँ बोला था, पर वो राज ने मुझसे झूठ कहा था। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, पर उससे प्यार के सामने सब भूल गए। स्वाति, रेणु तू खुश है ना? तू मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही है ना रेणु? खुश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ। राज बहुत प्यार करता है मुझसे, और घर के बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। सच में मैंने बहुत लक्की हूँ यार। स्वाति, भगवान से दुआ करूँगी तू ऐसे ही पूरी ज़िंदगी खुश रहे। चल, अब तो नाराज़ नहीं है ना रेणु? मुझसे कितनी देर तक नाराज़ रह पाऊँगी मैं? लेकिन तू गई क्यों यार? स्वाति, कुछ नहीं यार, बस अब वहाँ मन नहीं लग रहा था रेणु। तेरा भी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुझे अगर कोई समझ सकता तो बस मनीष, दोनों ने एक स्वर में कहा। स्वाति हंसते हुए, चल अभी रखती हूँ, ख्याल रखना अपना, और जल्दी से गुड न्यूज़ भी देना। रेणु ने शर्माते हुए फ़ोन रख दिया। उसी वक्त राज भीतर आया। कौन था? किससे बात कर रही थी इतनी देर से? मम्मी ने 2 बार तुम्हें आवाज़ लगाई, सुना नहीं रेणु? स्वाति थी राज, और सच में मैंने सुना नहीं। राज, चलो कोई बात नहीं, आओ, मम्मी को कुछ काम है। और सुन, जल्दी आना काम निपटा कर रेणु। हम रेणु शर्माती हुई वहाँ से चली गई और कुछ घंटों बाद अपने कमरे में आई। राज, बहुत देर लगा दी रेणु। हाँ, वो कुछ काम आ गया था राज। ठीक है, कोई बात नहीं, जाकर चेंज करके आ, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। रेणु अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई और कुछ मिनटों बाद वो राज के करीब लेट गई और बोली, एक बात पूछूं राज? राज उसके बालों में हाथ फेरते हुए, हाँ बोलो रेणु,
कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस को होने में? राज, कम से कम 8-9 महीने या तो साल भर। 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा रेणु आश्चर्य से, वाट इतना टाइम? लेकिन तुमने तो कहा था कुछ महीने लगेंगे राज। मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहा हूँ ना, पर इतना तो मान कर चलो। और अगर तुम्हें बोरियत लगे तो अपने मायके में रह लेना, मैं मम्मी से बात कर लूँगा। ऐसा हो तो। और फिर मैं भी तो वहाँ अकेले हो रहूँगा ना जान, तुम्हारे साथ तो फिर भी पूरा परिवार है। रेणु कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, एक बात पूछूं राज? राज, हाँ रेणु, क्या हम फैमिली प्लानिंग करें? मेरा मतलब है हम प्रोटेक्शन इस्तेमाल ना करें राज। राज बीच में ही, मैं अभी बच्चा नहीं चाहता, पहले तुम्हें तो वहाँ सेट कर लूँ, फिर सोचेंगे इसके बारे में रेणु। लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर तुम्हारे जाने से पहले हम इस बारे में, राज थोड़ा गुस्सा होते हुए, एक बार कह दिया ना, मुझे अभी नहीं, कोई टेंशन नहीं चाहिए। समझ में नहीं आता क्या रेणु? टेंशन ये क्या बोल रहे हो राज? राज देखो रेणु, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। और अभी तो क्या, कम से कम 5-6 साल। भूल जाओ इस बारे में, अभी और कोई बात नहीं। गुड नाइट। सो जाओ। राज मुंह फेर कर बेड के दूसरे किनारे पर जाकर सो गया। रेणु उसके करीब जाकर, ओके बाबा, माफ़ करो, जैसा तुम बोलोगे वैसा करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे ऐसे नाराज़ मत होया करो, मेरी जान निकल जाती है। प्लीज़ राज, मान भी जाओ, प्लीज़ राज। राज ने पासा पलटा और रेणु को अपने सीने से टिका कर कहा, पक्का जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी रेणु? पक्का, प्रॉमिस राज। तो फिर मैं जितने दिन भी यहाँ रहूँगा, वादा करो तुम उतने दिन मुझे मना नहीं करोगी और मेरा मूड ख़राब नहीं करोगी। रेणु ने हाँ में गर्दन हिलाया और सौंप दिया अपने आप को राज के हवाले। कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट पर राज को छोड़ने उसकी पूरी फैमिली गई थी। राज सभी से मिलकर फ्लाइट से अमेरिका रवाना हो गया। अमेरिका में राज एक छोटे से फार्म हाउस पर रहता था। विलियम्स, हेलो ट्रूथ, कम इन। राज भीतर जाते हुए, हाय विली, ऑल थिंक इज राइट। विलियम्स, यस ट्रूथ, एवरीथिंग इज़ फाइन। राज, यस विली। वो किसी काम से बाहर गई, कुछ देर में आई तो, आराम करो राज। ओके राज फार्म हाउस के एक कमरे में चला गया। क्या रेणु का वैवाहिक जीवन ऐसे ही खुशहाल रहेगा? राज कब ले जाएगा रेणु को अपने साथ? और ये लिली कौन है? क्या होगा स्वाति के साथ? राज के जाने के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ नॉर्मल था, पर कुछ दिनों बाद रेणु के ससुराल वालों का बर्ताव उसके लिए बदल गया। और हर बात पर टोकना, हर काम में नुक्स निकालना, बात बात पर संस्कारों का पाठ पढ़ाना, धीरे धीरे बात तो और ज़्यादा बढ़ती गई और तब तो गाली गलौज तक बातें आने लगी। कुछ दिनों तक तो रेणु खामोश रही। उसने फ़ोन पर राज को भी कुछ नहीं कहा और ये सोचकर कि कहीं राज को वहाँ टेंशन ना हो। लेकिन एक दिन की बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो रेणु ने राज को फ़ोन पर सब बताया। रेणु फ़ोन पर, हेलो राज, हेलो राज, हेलो कैसे हो तुम रेणु, ठीक हो? तुम बताओ राज, बस तड़प रहे हैं तुम्हारे बिना। रेणु, राज एक बात करनी थी, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। राज, हाँ बोलो, क्या बात है रेणु? राज, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मम्मी पापा बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पर डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। अचानक से उनका बर्ताव मेरे लिए बहुत बदल गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ राज। हाँ मैं जानता हूँ रेणु, आश्चर्य से, तुम जानते हो राज? हाँ मुझे मम्मी ने सब बताया है। रेणु, तो फिर तुमने मम्मी से कुछ कहा नहीं? राज, ये जो भी हो रहा है ना तुम्हारे पापा की वजह से हो रहा है रेणु। पापा की वजह से? मेरे पापा का इन सब से क्या लेना देना राज? क्यों, तुम्हारे पापा ने बताया नहीं क्या? रेणु, क्या नहीं बताया राज? वो अब तुम अपने पापा से ही पूछ ले। और सुनो, मम्मी पापा का बर्ताव अपनी जगह पर सही है, गलती तुम्हारे पापा की है तो सज़ा तो मिलनी ही है। अभी रखता हूँ, मुझे बहुत काम है ना रेणु? लेकिन राज, जा रेणु कुछ और बोलती, इससे पहले राज के सामने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन रखते रेणु सोच में पड़ गई। पापा जिम्मेदार, पापा कैसे, ये क्या किया पापा ने? पापा को तो मैं राज फ़ोन करती हूँ, मुझसे तो कुछ कभी कुछ कहा नहीं, आखिर क्या बात हो सकती है?
तभी रेणु की सास उसे बुलाती है। ओह महारानी, फोन पर ही चिपकी रहेगी या कुछ घर के काम में भी ध्यान लगाएगी? रेणु सोचते सोचते घर के कामों में लग गई। दूसरी ओर मनीष, अंकल एक बार ऋतिक से बात तो करके देखिए, हो सकता है इन सब की ज़रूरत ही ना पड़े। दिनकर, नहीं मनीष, ऋतिक से कुछ कहना सही नहीं है इस वक्त। मैंने बहुत सोच समझकर ही हाँ की थी। और फिर ऋतिक की हालत तो तुझे पता ही है मनीष, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं है। ऐसे में मैं उसे ये सब बताकर मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ मनीष। लेकिन अंकल, इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद वो रेणु को दिनकर जुबान दी है उन्होंने? बेटा मनीष, अंकल आप समझ नहीं रहे हैं। अगर राज को रेणु से प्यार था तो वो अपनी फैमिली को समझा भी तो सकता था ना। दिनकर, बेटा उसकी भी कोई मजबूरी होगी, वरना हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी नहीं मांगता। और फिर ये तो हर लड़की के बाप को करना ही पड़ता है। मनीष, अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने ऋतिक से कुछ कहा है ना? रेणु को कुछ बताया है? चलो माना आप उनकी डिमांड पूरी कर देते हो, लेकिन उसके बाद आपका क्या? दिनकर, अरे तू वो सब छोड़, अकेला इंसान हूँ, पेंशन मिलती है, अभी तू जिस काम के लिए आया है वो करके आ। मनीष, अंकल आपने मुझे तो दो तलवारों के बीच फंसा दिया है। खैर अब कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे पेपर्स तो मैं होकर आता हूँ। मनीष कुछ कागजात लेकर वहाँ से चल दिया और मन ही मन सोचने लगा, अंकल ने अपनी कसम में मुझे बांध लिया है। ना मैं ऋतिक को कुछ बता सकता हूँ ना रेणु को, पर मेरा दिल गवाह नहीं दे रहा है। पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी होने का भय सता रहा है। आखिर करूँ तो क्या करूँ? अरे हाँ, अपने हमराज से बात करके देखता हूँ, शायद उससे कोई रास्ता मिल जाए। मनीष ने ऐसा सोच कहे तुरंत ही स्वाति को फ़ोन किया। स्वाति, हेलो डियर, क्या बात है? आज अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? मनीष, अरे यार एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया हूँ, अब तू ही कोई रास्ता बता। स्वाति, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मनीष, ठीक होने पर कभी तुझे याद किया है क्या डियर? हमेशा मुसीबत में ही तेरी याद आती है। स्वाति, पहेलियाँ मत बुझा, जल्दी बता क्या बात है। मनीष, सुन, पहले तो ये सब जो बता रहा हूँ तू ऋतिक या रेणु को कभी नहीं बताएगी, तुझे मेरी कसम है। स्वाति, ऐसा भी क्या है मनीष? पहले कसम खा, वादा कर। स्वाति, ठीक है वादा, अभी बता। मनीष, सुन, दिनकर अंकल ने अपना घर बेचने को कहा है। स्वाति आश्चर्य से, व्हाट? लेकिन क्यों मनीष? रेणु के ससुराल वालों ने दहेज मांगा है, दहेज की रकम बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंकल ने उनको कहा था कि शादी के बाद बची हुई रकम घर बेचकर अदा करेंगे। उसके ससुराल वालों ने शर्त रखी थी कि रकम मिलने के बाद ही रेणु को अपने साथ लेकर जाएंगी, इसीलिए वो अभी रेणु को छोड़ कर गया है। अब उसके ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए अंकल को अपना सब कुछ बेचना पड़ रहा है। स्वाति, लेकिन मनीष, राज और रेणु तो आपस में प्यार करते हैं, फिर राज अपने पेरेंट्स को रोक क्यों नहीं रहा है? मनीष, मुझे भी ये बात खटक रही है। सच बताऊं तो मुझे तो राज के प्यार पर ही शक है, वरना वो इन सब के साथ नहीं देता। स्वाति, मतलब राज को सब पता है? मनीष, हाँ उसे सब पता है, उसने ही अंकल को कहा कि मुझे माफ़ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। स्वाति, ऐसा कैसे कुछ नहीं कर सकता? अरे अपने पेरेंट्स को समझा सकता है, रेणु से बता सकता है। मैं 100% श्योर हूँ, अगर रेणु को ये सब पता होता तो वो खुद राज को समझाती। मनीष, अभी जो बीत गया उसको छोड़ो और मुझे ये बताओ मैं क्या करूँ? स्वाति, कसम देकर तूने भी मुझे बांध लिया, वरना मैं खुद रेणु से बात कर लेती। अच्छा अभी मुझे ये बता, कितनी रकम चाहिए अंकल को? मनीष, 30-35 लाख। स्वाति, ओके, अभी मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर, अंकल का घर भी नहीं बिकेगा और रकम का इंतजाम भी हो जाएगा। फिर स्वाति ने मनीष को कुछ बताया। मनीष, लेकिन डियर मैं ये सब नहीं कर सकता। स्वाति, इसके अलावा फ़िलहाल और कोई रास्ता नहीं है। मनीष प्लीज़, अब मैं तुझे कसम दे रही हूँ, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। मनीष, लेकिन यार स्वाति, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मनीष, ठीक है डियर, और
थैंक्स डियर बाय। मनीष अब फिर से एक अजीब उथेड़-बुन में फंस गया, लेकिन इस बार उसने वही किया जो स्वाति ने बताया था। आखिर क्या किया मनीष ने? क्या कभी रेणु और ऋतु को पता चल पाएगा? इसके बारे में स्वाति के कहने पर मनीष ने दिनकर जी के मकान के कागज को अपने पास ही रखा और बिना उनका काम मकान बेचे पैसे का इंतजाम में लग गया। कुछ दिन बाद रुपए का इंतजाम हो गया और मनीष ने दिनकर जी को पूरे 40 लाख ला कर दिए। कुछ दिनों में रेणु के ससुराल वालों की डिमांड भी और बढ़ गई, इसलिए दिनकर ने उन सभी को पूर्ण करने में पूरे 40 लाख लगा दिए। मनीष अंकल, आप टेंशन ना लो, सामने वाली पार्टी को घर अभी खाली नहीं करने देना है। उनको जब चाहिए होगा तब कुछ दिन पहले बता देंगे, इसलिए आप अभी बेफिक्र होकर यहीं रहिए। पैसे मिलते ही रेणु का ससुराल। डिनर खाते वक्त, वाह बेटा, आज खाने में बहुत स्वाद है, सालों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया। अपनी जेब से 500 की नोट निकालते हुए, ये रख बेटा, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए तेरा नेक है। रेणु सोच में पड़ गई। लेकिन पापा, मैं ससुर। अरे रख बेटा, ये तो बहू का हक होता है। डिनर खत्म करके उसके सास और ससुर अपने कमरे में चल दिए। रेणु ने पैसे तो ले लिया, पर उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अचानक से उनके व्यवहार में आए हुए बर्ताव को वो सोच में पड़ गई। उससे रहा नहीं गया और वह अपने सास ससुर के कमरे के बाहर कुछ सुनने के लिए खड़ी हो गई। तभी उसकी सास की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। देखिए जी, उस रेणु के सामने मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन ये इस तरह से पैसे लुटाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे हमारा बेटा कितना दिमाग लड़ाता है, इसे कमाने के लिए ससुर, अरे उसी के पैसे उसी को उपहार में दे दिए और फिर आज पैसे मिले हैं तो अब और ज़्यादा लगन से काम करेगी। कभी कभी बीच बीच में यह सब करना भी ज़रूरी होता है, वरना ये चली गई तो सारा काम तुम पर आ जाएगा सास। ना बाबा, मुझसे ये इस उम्र में अब काम नहीं होगा। लेकिन 100 रुपये ही दे तो सकते थे, 500 देने की क्या ज़रूरत थी? ससुर, घबराओ मत भाग्यवान, तुम्हारी दोनों बहुएं कुबेर का खजाना है, इतनी जल्दी खाली नहीं हो पाएंगी सास। हाँ वो तो है। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। बाहर खड़ी रेणु ये सब सुनकर मानो उसके पैरों तले जमीन खसक गई हो, और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या सुना। लड़खड़ाते कदमों से वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर फूट फूट कर रोने लगी। घंटों इसी सोच सोच और रोने से उसके सिर की नसें फटने लगी। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। मेरे पैसे दो बहुएं, ये सब का माजरा क्या है? उसने कुछ सोचते हुए राज को फ़ोन किया। राज ने फ़ोन नहीं उठाया। 3-4 बार लगाने पर फ़ोन नहीं उठ लिली राज से कहती है, राज तुम्हें कोई बार बार फ़ोन कर रहा है, अपना फ़ोन उठाओ। राज, छोड़ो ना जान, क्यों मजाक ख़राब कर रही हो? राज अपनी अव्यवसायी के चरम पर था। उसने रेणु का फ़ोन देखा तक नहीं। वो न सिर्फ रेणु को बल्कि कहीं ना कहीं लिली को भी धोखा दे रहा था। राज ने जब रेणु का फ़ोन नहीं उठाया तो उसने बहुत सोच समझकर स्वाति को फ़ोन किया। स्वाति, हेलो रेणु, क्या हुआ, इतनी रात को फ़ोन किया है? तू ठीक तो है ना? रेणु जो लगातार रोए जा रही थी। स्वाति स्वाति स्वाति, रेणु क्या बात है? तू इतना क्यों रो रही है? रेणु कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो लगातार रोए जा रही थी। स्वाति, रेणु तू पहले प्लीज़ शांत हो जा, फिर मुझे बता क्या बात है। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए रेणु ने स्वाति को अब तक उसके साथ हुई सारी बातें बताई, जो उसने सुनी थी और जो उसके साथ हो रहा था। स्वाति, ओहो नो, इनका मतलब राज की एक और शादी हो रखी है, लेकिन कहाँ किससे रेणु? वो नहीं मालूम स्वाति, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, राज ऐसा क्यों करेगा? मेरे साथ तो वो प्यार करता था मुझसे, और ये पैसे, इन सब पैसे कैसे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रहसा स्वाति, रेणु तू संभाल अपने आप को, और अभी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर तू। सवेरे राज से
नॉर्मल होकर बात करना और अपने ससुराल वालों से छुट्टी लेकर कुछ दिन के लिए अपने घर आ जा। मैं भी कल सवेरे वहीं आती हूँ। वहाँ आकर हम सामने बैठकर सारी बातें करते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। अभी इसके बारे में और किसी को कुछ मत बताना और प्लीज़ अब अपने आप को संभाल रेणु। लेकिन स्वाति, वहाँ पापा उनको पता चलेगा तो? नहीं, पापा पहले ही दिल के कमज़ोर हैं। उनके सामने स्वाति, हम वहाँ बात नहीं करेंगे रेणु। मनीष, हाँ रेणु, लेकिन मनीष भाई ने अगर रीति को कुछ बताया तो? स्वाति, वो तू मुझ पर छोड़ दे, कुछ नहीं बताएगा। तू बस अभी जल्दी से वहाँ से निकल ले बिना किसी को कुछ बोले, ठीक है? एकदम नॉर्मल। रेणु ठीक है। अगले दिन राज ने रेणु को फ़ोन किया। हाय मेरी जान, कैसी हो? रात को फ़ोन किया था तूने? रेणु, हाँ बस ऐसे ही राज, मेरी याद सता रही थी। क्या रेणु? हाँ राज। अरे तो शर्मा क्यों रही हो, बोलो तो। अभी रात बना दे रेणु। नहीं, वो अभी काम है राज। चलो कोई बात नहीं, आज रात को वीडियो कॉल पर मिलते हैं। कल बहुत थक गया था जान, ऑफिस में आते ही सो गया। रेणु, कितना काम करना पड़ता है होगा ना आपको। मैं समझ सकती हूँ राज, मस्ती में। तुम इतनी समझदार हो तभी तो तुमसे शादी की, वरना लड़कियों की कमी थोड़ी ना थी। रेणु, राज मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कुछ दिन पापा से मिल आऊँ। बहुत दिन हो गए मिले हुए। राज, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन रात को वीडियो कॉल करना मत भूल जाना। मैं भी तड़प रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। तैयार होकर करना रेणु। हाँ, आज हम कभी मना नहीं किया। क्या तुम्हें राज, लेकिन यहाँ मम्मी पापा से तुम बात कर लोगे ना राज? हाँ हाँ, तुम उनकी टेंशन मत लो। तुम पैकिंग कर लो, ठीक है रेणु? थैंक यू राज, बाय राज, लव यू जान। बाय बाय रेणु अपनी पैकिंग में लग गई। और इधर ऋतिक के घर शिल्पी। रिकी, मुझे कुछ रुपए चाहिए, पार्लर जाना है। ऋतिक ने 500 रुपये निकाल कर दिए। शिल्पी, ये क्या है? इससे क्या होगा? इतने में तो मुझे अंदर भी नहीं आने दिया जाएगा। मुझे 5,000 चाहिए। मुझे हेयर ट्रीटमेंट करवाना है। ऋतिक, लेकिन उसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हारे बाल इतने अच्छे हैं। शिल्पी, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता तो अपना फालतू का ज्ञान मत दो मुझे, सिर्फ पैसे दो। ऋतिक, लेकिन शिल्पी इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे इन सब शौक की वजह से पहले से ही बहुत कर्ज ले चुका हूँ शिल्पी। अच्छा मेरा सजना संवरना, तुम्हें फालतू है। और ये जो तुम आए दिन लुटकते हुए घर आते हो, कभी मैं उसका हिसाब मांगती हूँ? बार तुम्हारे बाप की तो होगी नहीं जो तुम्हें मुफ्त में पिलाता होगा। ऋतिक, वहाँ जाता हूँ तो तुम्हारी वजह से ही हूँ, वरना तुम भी अच्छे से जानती हो मुझसे शराब पसंद नहीं है। शिल्पी, मेरी नहीं, खुद की वजह से जाते हो, हिंसा मांग लेते हो अपने बाप से, तो आज हम खुशी खुशी रहते होते। ऋतिक शिल्पी के करीब आकर, शिल्पी क्या तुम्हें अभी ज़रूरत महसूस नहीं होती? क्या तुम्हारा कभी दिल नहीं करता? क्यों तुम इतनी छोटी सी बात के लिए हम दोनों की ज़िंदगी खराब कर रही हो? शिल्पी अपने आप को छुड़ाकर, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम बस अभी पैसे दो, मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है। ऋतिक मन मार कर जेब में पैसे निकाल कर शिल्पी को दे देता है और वहाँ से चला गया। शिल्पी को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आए दिन ऋतिक से किसी न किसी बहाने पैसे लेती रहती थी। ऋतिक के जाने के बाद शिल्पी ने किसी को फ़ोन किया। हेलो, अरेंज हो गया हैंसम को 4 बजे होटल ब्लूप्रिंट पर रूम नंबर 202 पर आ जाना। शिल्पी अक्सर इस होटल में जाती थी। उसने उसी बार वाले लड़के को वहाँ बुलाया था। कुछ घंटों तक दोनों ने उस होटल के कमरे में अपनी हवस को पूरा किया। करण, मैम आपका पति सच में बहुत बेकार इंसान है, जो आप जैसी बीवी को छोड़कर दूसरी जगह मुंह मारता है। शिल्पी करण के सीने से लगते हुए, अगर वो कहीं और मुंह न मारता तो तुम यहाँ कैसे आते? करण, ये तो सच है मैम,
शिल्पी अपने होठ उसके होठों पर रख कर फिर से अपनी काम इच्छा को संतुष्ट करने में लग गई। तकरीबन 7:30 बजे का करण वहाँ से चला गया। शिल्पी होटल के मैनेजर से, काम हो गया ना मैनेजर? यस मैडम, हर बार की तरह। शिल्पी, गुड, ये लो तुम्हारी अभी की पेमेंट 5,000 देते हुए, बाकी के बकरे फंसने के बाद। मैनेजर, नो प्रॉब्लम मैम, आप कल आकर अपने रिकॉर्डर को ले जाइएगा। शिल्पी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। किस तरह का काम करती है ये तो इस भाग में पता चल ही गया, लेकिन क्या ये सब रीति के सामने कभी आएगा, जानिएगा आगे। और इधर रेणु स्वाति के कहे अनुसार अपने मायके में आ गई। अगले दिन स्वाति भी चाची के यहाँ से वापस आ गई। स्वाति मनीष को पहले से ही सारी बातें बता चुका था, इसलिए मौका देखकर मनीष ने दोनों को अपने घर बुलाया। वहाँ मनीष ने उसके ससुराल द्वारा दहेज की मांग और उसके चलते दिनकर का घर बेचने की सारी बातें, दहेज की बात से रेणु को बिल्कुल अनजान थी। उसे यह सुनकर ऐसा झटका लगा रेणु को, अब समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्यों बार बार उसके ससुराल वालों का स्वभाव बदल रहा था। लेकिन राज भी इन सब में शामिल था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रेणु भाई, अगर आप पापा का घर नहीं बेचा तो फिर पैसे ससुराल वालों को कहाँ से भेजे आपने? मनीष, वो तुम्हें स्वाति बताएगी। स्वाति, वो कहीं से भी आए हों उसे छोड़। अभी ये सोचो कि इन सबको सबक कैसे सिखाया जाए। रेणु, स्वाति, पूरे 40 लाख की बात है, ऐसे कैसे छोड़ दें? बता कहाँ से आए? स्वाति, वो यार। मनीष, इसने अपना घर बेच दिया। रेणु आश्चर्य से, वाट? स्वाति, इतने इसमें हैरान होने की क्या बात है यार? रेणु, स्वाति, तू पागल हो गई है? वो घर तेरे मम्मी पापा की निशानी थी। तूने मेरी खातिर, तू सच में पागल है? तू ऐसा कैसे कर सकती है? तुझे पता है जब पापा को ये बात पता चलेगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी? कब तक ये बात छुपा सकोगी? बोलो मनीष। रेणु, जब अब जो हो चुका है उसके बाद में सोचेंगे, पहले तेरे ससुराल वालों को और राज के साथ क्या करना है वो सोचो। स्वाति, सोचना क्या है? रेणु, मैंने तुझे कुछ लाने को बोला था, वो तू ले आई? रेणु, हाँ, 1 मिनट रुक। रेणु ने अपने पर्स से एक डायरी निकाली जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे थे। स्वाति, वेरी गुड, आई एम ए स्वेर, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मनीष, ये क्या है? क्या है इसमें ऐसा? रेणु, ये राज की पर्सनल डायरी है जो उसके लॉकर में रखी थी। स्वाति ने फ़ोन पर मुझसे पूछा था, कुछ ऐसा हो तो लेकर ज़रूर आओ। मनीष, ओह, लेकिन क्या इसमें कुछ मिलेगा? स्वाति, आशा रखती हूँ कुछ मिलेगा। स्वाति ने डायरी खोली, उसमें बहुत सारे फ़ोन नंबर थे, उसके अलावा कुछ नहीं। मनीष बोला, इसमें तो बस नंबर के अलावा कुछ नहीं है, इन नंबर से कैसे पता चलेगा? स्वाति कुछ पल सोच में पड़ गई। पता चल सकता है मनीष, कैसे? स्वाति, सबसे पहले तो हमें पता लगाना है कि राज की दूसरी शादी हुई है कि नहीं। अगर शादी हुई है तो किससे? जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, राज और उसके घर वालों ने रेणु से सिर्फ दहेज के लिए शादी की है और राज रहता है सालों से देश के बाहर। तो अगर उसकी शादी हुई होती, हो सकता है कि दूसरे देश में या फिर अमेरिका में ही, जहाँ वो अभी है। तो हमें इस डायरी में से इंटरनेशनल नंबर कैसे और ख़ास कर अमेरिका के नंबर ढूंढने होंगे। मनीष, लेकिन डायर वो वहाँ सालों से रहता है, तो हो सकता है ऐसे बहुत से नंबर हो। हम किस किस को फ़ोन करेंगे और फिर फ़ोन पर बोलेंगे क्या? स्वाति, वो सब मुझ पर छोड़ दो, बस हमें एक अननोन नंबर चाहिए जिससे हम इंटरनेशनल फ़ोन कर सकें। मनीष, इसका इंतज़ाम मैं कर लूँगा और बैलेंस भी करवा लूँगा। स्वाति, तो ठीक है, हम सिम का इंतज़ाम हो जाए तो फिर मिलते हैं। रेणु, ठीक है। मनीष, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और डियर, तुम यहीं रह रही हो? मैंने घर पर बात कर ली है। स्वाति, लेकिन मनीष, उसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने होटल बुक करवा लिया था। मनीष, मैं वो कुछ नहीं जानता, कैंसिल कर दो बुकिंग, अपना सामान यहाँ मंगवा लो। ओके स्वाति? ओके डियर। वहीं दूसरी ओर शिल्पी ने होटल से सभी रिकॉर्ड्स लेकर
करण को फ़ोन किया। हेलो हैंडसम, कैसे हो करण? हाय, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ शिल्पी। आई होप तुम्हें मज़ा तो आया होगा। करण, मज़ा? अरे यार, तुमने तो मेरी लाइफ बना दी। सच में तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा सा था। शिल्पी, तो फिर वापस कब मिलना है? करण, जब तुम बोलो जान, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। शिल्पी, तो ठीक है, तो आ जाओ आज रात को घर पर। करण, घर पर? शिल्पी, हाँ करण, लेकिन तुम्हारा पति? शिल्पी, अरे उसको लेकर ही तो आना है। तुम्हें उसे वहाँ भेजना है। कैसे हो? मैं संभाल लूँगी। करण, लेकिन हम बाहर भी तो मिल सकते हैं पिछली बार की तरह। शिल्पी, अरे हैंडसम, बाहर एक टाइम लिमिट होती है, घर पर तो हम फुल टाइम साथ रह सकते हैं ना। और फिर लेट नाइट के मज़े ही अलग होते हैं। करण, ठीक है, आता हूँ आज रात। शिल्पी, ओके हैंडसम, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाय। ऋतिक के ऑफिस से घर आते ही शिल्पी। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है इसको जानने के लिए हमारे इस कहानी के पार्ट 3 को आप ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा। उसमें सारी कहानी का पता चलेगा इसमें होता क्या है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।